हेलो एंड वेलकम बैक टू द अंडरडॉग्स आचार्य। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी द ग्रेट एनसीईआरटी सीरीज। अब तुम लोग जो भी यूपीएससी की स्टेट पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हो, तुम लोग अक्सर ना एनसीईआरटी को इग्नोर कर देते हो, बट ये जो मेरा ऊपर वीडियो का लिंक आ रहा है, यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया है कि किस तरह यूपीएससी डायरेक्ट स्टेटमेंट्स उठाता है एनसीईआरटी में से तुमसे क्वेश्चन पूछने के लिए। और ये ना, ट्रस्ट में, फ्री के नंबर होते हैं, बिल्कुल फ्री के नंबर। तो अगर तुम एनसीईआरटी ढंग से पढ़ के जाओगे तो तुम्हारे ये मार्क्स कोई नहीं काट सकता। और यही मैंने अपने इन वीडियोस में किया है, जैसा कि तुम्हें दिख रहा होगा। मैंने एक एक चैप्टर का एक एक वीडियो बनाया है, उसको प्रॉपर ऐसे माइंड मैप की फॉर्म में एक्सप्लेन किया है। और यही नहीं, इसके साथ यूपीएससी वहां से क्या क्वेश्चंस पूछ तक सकता है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, वो मैंने यहाँ पे डाले हैं। और इसके साथ साथ यूपीएससी ऑलरेडी कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पूछ चुका है, जिनको हम एनसीईआरटी से मैप कर सकते हैं। और अगर वो पहले से इश्यू हुई हुई एनसीईआरटी है तो उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस कौन से आ चुके हैं। ऑल्दो ये मैंने अपने उस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक मैंने ऊपर लगाया है। वहां पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को डायरेक्ट स्टेटमेंट वाइज मैप किया है कि वो कौन सी एनसीईआरटी से उठा के यूपीएससी ने डाला है। बट स्टिल यहाँ पे भी चैप्टर वाइज कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, वो सब मैंने इसमें डाला है। तो इस सीरीज का जो हमारा प्रोसेस रहेगा वो कुछ इस तरह का रहेगा कि एक वीडियो में हम पूरा चैप्टर समझेंगे, और फिर उससे नेक्स्ट छोटा सा वीडियो बनाऊंगा जिसमें जो जो क्वेश्चंस आ चुके हैं, जिन्हें उस चैप्टर से मैप किया जा सकता है या वो डायरेक्टली उसी चैप्टर से आए हैं, हम उनको करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ली है क्लास सिक्स की जो नई एनसीईआरटी है, क्यूरियोसिटी साइंस की, वो जो तुमने थंबनेल पे देख ली होगी। ओके, इसको हम शुरू करेंगे। तो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, हियर इज अ लिटिल समथिंग अबाउट मी। मेरा नाम है राव अनूप सिंह और मैंने 2023 में यूपीएससी का इंटरव्यू दिया था। उसके अलावा मैं 5 बार यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस के लिए अपीयर कर चुका हूं और 3 बार स्टेट पीसीएस का प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस के लिए अपीयर कर चुका हूं। पहले मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट मैनेजर होता था। उससे पहले मैं एयर इंडिया, जब गवर्नमेंट कंपनी होती थी, तो उसमें भी असिस्टेंट कंट्रोलर की पोस्ट पे काम करता था। उसके अलावा मैं पिछले 9 साल से यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री में एक्टिव हूं और मैंने अलग-अलग भूमिकाओं में अलग-अलग इंस्टीट्यूट्स में काम किया है। आई आल्सो यूज्ड टू बी अ यूपीएससी मेंटर एट स्टडी आईक्यू आईएएस। उसके अलावा ये सब एग्जाम्स हैं जो मैंने क्लियर किए हैं, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो चैप्टर का नाम है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, और बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है। इवन तुम देख के ये भी सोच सकते हो यार ये हमारे क्या काम का, बट इससे भी एक्चुअली तुम्हारे साइंटिफिक टेम्पर के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि क्यूरियोसिटी क्या होती है और एक्सप्लोरेशन क्या होती है। ओके, क्यूरियोसिटी एंड एक्सप्लोरेशन। तो जब से हम बच्चे थे, हम नेचुरली क्वेश्चंस पूछते थे अपने पेरेंट्स से अबाउट आवर सराउंडिंग्स। कुछ भी हमें दिखा, ये कौन सा पक्षी है, कौवा है, ये ऐसे क्यों हो रहा है, बाइक ऐसे क्यों चलती है, साइकिल ऐसे क्यों चलती है, कोइन ऐसे क्यों घूमता है, आसमान नीला क्यों है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, फूल क्यों खिलते हैं। ये सब जो क्वेश्चन होते हैं ना, जो जानने की इच्छा होती है, जिसको हिंदी में कहते हैं जिज्ञासा, वो होती है आपकी क्यूरियोसिटी। ओके, और इसी को पढ़ाने के लिए स्कूल में जो सब्जेक्ट होता है साइंस, वो हमारी हेल्प करता है इन सब क्वेश्चंस को एक सिस्टमैटिक और एक्साइटिंग वे में समझने में, कि आसमान नीला क्यों है, स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं, सितारे टिमटिमाते क्यों हैं, फूल क्यों खिलते हैं, कॉइन क्यों घूमता है, हर चीज नीचे क्यों गिरती है। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हमें साइंस देती है। तो साइंस की जो शुरुआत होती है ना, वो शुरुआत ही क्यूरियोसिटी से होती है। यानी कि हमारी जो नेचुरल कुछ भी जानने की इच्छा है ना, क्यूरियोसिटी, वही साइंस का बेसिस है। और अगर तुम क्यूरियस हो ना चीजों को लेके, तो तुम ऑलरेडी एक साइंटिस्ट की तरह सोच रहे हो। अगर तुम किसी भी बारे में सोचते हो कि ये ऐसे क्यों हो रहा है, तो चलो क्यूरियोसिटी को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। कि क्यूरियोसिटी, हिंदी में इसको कहते हैं जिज्ञासा। और ये हमारे अंदर की, इंसानों के अंदर की एक नेचुरल डिजायर होती है। इवन बिल्ली भी बहुत क्यूरियस होती है, बट वो साइंटिफिक वे नहीं लगाती। उसका एक ही होता है, उसकी एक ही इंट्यूशन क्या है, उसको क्यूरियस बनाती है कि इसमें कुछ खाने का है क्या, बस। ओके, बट इंसान जो होते हैं, जो एक्चुअल में चीजों को समझना चाहते हैं, वो होती है प्रॉपर साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, कि अगर कुछ हो रहा है तो क्यों हो रहा है।
या कोई चीज़ अगर काम कर रही है, तो वो कैसे काम कर रही है? आपने देखे होंगे कई बच्चे उनको खिलौने लाके दो, उनको खिलौनों से खेलने में इतना इंटरेस्ट नहीं होता जितना वो उसको खोल के तोड़-पाड़ के देखते हैं कि इसके अंदर क्या है? तो वो एक क्यूरियोसिटी है, साइंटिफिक साइंस का जो बेसिस है ना, वो वहीं से शुरू होता है। कुछ करके देखेंगे कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो क्या होगा? तो साइंस में हर साइंटिफिक डिस्कवरी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, वो आपकी क्यूरियोसिटी है और बिना क्यूरियोसिटी के कोई ऑब्जर्वेशन नहीं होगी, कोई क्वेश्चनिंग नहीं होगी और कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होंगे। ये पूरा प्रोसेस हम आगे पढ़ेंगे, अभी बेसिक बता रहा हूँ। एग्ज़ाम्पल से सु देखो, न्यूटन था अपना न्यूटन अंकल, उसके सर पे सेब गिरा कहते हैं, कहानी है, सच में गिरा था या नहीं गिरा था हमको नहीं पता। बट उसने क्वेश्चन पूछा कि ये मेरे सर पे क्यों गिरा? ये ऊपर क्यों नहीं गया? तो वहां से लॉ ऑफ ग्रेविटी उसने दिया। ओके, बच्चों की क्यूरियोसिटी होती है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, व्हाई आर द स्टार्स ट्विंकलिंग। तो वहां से एस्ट्रोनॉमी की शुरुआत होती है कि किसी जमाने में पुराने टाइम में किसी ने क्वेश्चन करा होगा कि ये ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो उसने बड़े होके उस पे और रिसर्च करी होगी। ओके, तो एक समझदार इंसान बनने के लिए टू बी अ वाइज पर्सन आपको एक वाइज पर्सन बनना पड़ेगा, यानी कि आप पूछो कि व्हाई, क्यों हो रहा है ऐसा। दैट मीन्स ऑलवेज आस्किंग व्हाई एंड सीकिंग आंसर्स। हमेशा आप सवालों के जवाब ढूंढो। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं कि साइंस क्या है। ओके, तो साइंस जो है वो वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने का और सोचने का एक तरीका है। और इसमें क्या-क्या इंक्लूडेड होते हैं? सबसे पहला पार्ट होता है ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो भी हमारे चारों तरफ हो रहा है, उसको हम केयरफुली देखें। जैसे कि बर्फ है, वो पिघल के पानी बन रही है। ओके, वी ऑब्जर्व्ड इट। फिर उसके बाद क्वेश्चन करना सेकंड स्टेप है कि अगर कुछ हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है? व्हाई एंड हाउ। तो व्हाई डू लीव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज, हाउ डज द आइस मेल्ट। तो ये क्वेश्चनिंग का पार्ट है। फिर इसके आगे अपने क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने के लिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो कि साइंटिफिक मेथड है। तो हम अपने आइडियाज को टेस्ट करते हैं कि तुम्हें किसी ने कह दिया कि पौधों को बड़े होने के लिए सनलाइट चाहिए, तो तुम सीधा उसकी बात मानने की बजाय तुम क्या करोगे, 2 पौधे लोगे सेम, 2 में कोई भी 2 पौधे, और एक को तुम सनलाइट में रख दोगे और एक को तुम अंदर छाया में रख दोगे और फिर देखोगे कि 1 हफ्ते में दोनों कितने ग्रो किए। तो जो छाया में है अगर वो कम ग्रो किया, दैट मीन्स पौधों को सच में सनलाइट चाहिए होती है। ये एक एक्सपेरिमेंट का मैंने एग्जांपल बताया है। ओके, सो साइंस जो है ना वो एक नेवर एंडिंग एडवेंचर है, एक बहुत बड़ी पजल है और इसकी हर एक डिस्कवरी ना एक नया पीस ऐड करती है। और कई बार जो पुरानी हमने सोच रखी थी, पुराने पीसेस थे, वो रिप्लेस हो जाते हैं क्योंकि उनसे बेटर डिस्कवरी हो जाती है। एग्जांपल देके समझाऊंगा। सो इसका चीजों का ना कोई फाइनल एंड नहीं होता और हमेशा हमारे पास कुछ ना कुछ होता है लर्न करने को, समझने को। फॉर एग्जाम्पल, हम स्टार्स का ही आइडिया लेते हैं। तुम कहोगे यार स्टार्स के पीछे ही पड़ गए तुम तो, बट बहुत सिंपल है। तो पहले जो आइडिया था कि वो लोग मानते थे कि स्टार्स जो है ना वो आसमान में छोटे-छोटे दिए रखे हुए हैं जो कि फ्लिकर करते हैं। कुछ लोग कहते थे कि स्टार्स जो हैं वो आकाश में छेद हैं जिसमें से रोशनी आती है। बट नई डिस्कवरी हुई कि स्टार्स जो हैं वो ह्यूज बर्निंग बॉल्स ऑफ गैस हैं जैसे कि हमारा सन है और जो कि हमसे बहुत दूर है। और फिर फर्दर डिस्कवरी हुई कि ये एक्चुअल में छोटे-छोटे नहीं है, बल्कि ये तो सूरज से भी बड़े-बड़े हैं और इनके अराउंड भी बहुत सारे प्लैनेट्स घूमते हैं। तो ऐसी हर एक डिस्कवरी ने एक नया पीस ऐड किया, जिससे हमारी यूनिवर्स की जो अंडरस्टैंडिंग थी, जो हम पहले सोचते थे कि ये तो लैंप्स हैं या आसमान में छेद हैं, वो फर्दर एक्सपैंड होके कि स्टार्स जो हैं वो सन की तरह बर्निंग बॉल्स ऑफ फायर हैं, उनके चारों तरफ प्लैनेट्स घूमते हैं, इसमें डेवलप हुई। दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है आपका बीमारियों का और जर्म्स का। तो पहले पुराने टाइम में जो आइडिया होता था ना, लोग मानते थे कि बीमारी जो है वो बुरी आत्माओं या खराब हवा के द्वारा होती है। बट धीरे-धीरे साइंस ने तरक्की की और साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि जर्म्स यानी कि बैक्टीरिया, वायरस, अमीबा एटसेट्रा ये बीमारियां पैदा करते हैं। फिर फर्दर डिस्कवरी हुई कि अगर आप वैक्सीन लेते हो या एंटीबायोटिक्स लेते हो तो उससे बहुत सारी बीमारियों को या तो प्रिवेंट किया जा सकता है या उनको ठीक भी किया जा सकता है।
तो बेटर आंसर्स, बेटर डिस्कवरीज जो हैं, उन्होंने पुराने बिलीफ्स को रिप्लेस कर दिया और ये रिसर्च अभी भी चल रही है, जैसे कोविड-19 के टाइम पे एमआरएनए वैक्सीन आई। ओके। एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं लाइट और विजन का। पुराने समय में लोग मानते थे कि हमारी जो आँखें हैं ना, उनसे लाइट प्रोड्यूस होती है और इसलिए हमें चीज़ें दिखती हैं। बट नई डिस्कवरी से हमको ये पता चला, साइंस की तरक्की से हमको पता चला कि लाइट जो है वो आँखों से नहीं प्रोड्यूस होती, बल्कि बाकी सोर्सेज़ जैसे कि सूरज या बल्ब या ट्यूबलाइट या दिया, इनसे प्रोड्यूस होती है, जो कि चीज़ों से टकरा के हमारी आँखों पे आती है और रेटिना उसको कैच करके इमेजेस बनाता है। तो एक रॉन्ग पज़ल पीस था हमारे पास कि आँखें जो हैं वो लाइट क्रिएट करती हैं, बट उसको हमने करेक्ट पज़ल पीस से रिप्लेस किया कि लाइट जो है वो हमारी आँखों में एंटर करती है, ना कि हमारी आँखें ही लाइट को प्रोड्यूस करती हैं। ओके। अब साइंस ऐसा नहीं है कि तुम्हारे स्कूल कॉलेज के सिलेबस या तुम्हारे यूपीएससी के सिलेबस में ही प्रेजेंट हो। साइंस हर जगह है। ओके। मिट्टी के छोटे से छोटे दाने से लेके पूरा यूनिवर्स जो है, हर जगह साइंस और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स प्रेजेंट हैं। एवरीडे के एग्जांपल अगर हम देखें, तो अगर तुम किचन में खाना बनाते हो, तो खाना बनना अपने आप में एक केमिकल चेंज का प्रोसेस है। ओके। तुम अगर ग्राउंड में खेलते हो, तो वहां पे भी मोशन और फोर्स के प्रिंसिपल लगते हैं कि तुम बॉल इतनी तेजी से आई है बैट से टकरा के और तुम फील्डिंग कर रहे हो, तो मैं इतनी तेज भागूंगा तो इसको पकड़ लूंगा, दैट्स मोशन। फोर्स का एग्जाम्पल है कि मैं इतनी जोर से फेंकूंगा तो, या इतनी जोर से किक मारूंगा तो गोलकीपर को मैं अवॉइड करके गोल कर सकता हूँ। ओके। रात को अगर तुम स्टार्स को देखते हो, दैट्स एस्ट्रोनॉमी, कि तुम समझने की कोशिश करते हो कि ओके दैट्स बिग बेयर, या फिर ये वाली कॉन्स्टेलेशन है, ये नॉर्थ नॉर्थ स्टार है, ये सब चीजें। तो साइंस सिर्फ लैब्स और बुक्स में नहीं है, हमारे चारों तरफ है। अब साइंस का स्कोप देखते हैं कि साइंस मतलब कहाँ-कहाँ डील करती है, क्या-क्या इसके अंडर आता है। ओके। तो सबसे पहले है अपना पूरा प्लैनेट अर्थ। तो अर्थ जो है अभी तक ओनली ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ मिलती है, जो हमें पता है। यहाँ पे एयर है, वाटर है, टेम्परेचर है और ऐसी कंडीशंस है जो लिविंग बीइंग्स को सपोर्ट करती हैं। तो और हमें अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, तो यहाँ पे साइंस का स्कोप जो है बहुत वास्ट होता है। दूसरा है लाइफ प्रोसेसेस, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स की ग्रोथ। फॉर एग्जांपल, एक सीड से एक प्लांट कैसे बनता है, या एक कैटरपिलर बटरफ्लाई कैसे बनता है, लिविंग थिंग्स कैसे ग्रो करती हैं, कैसे सरवाइव करती हैं और कैसे चेंज होती हैं, ये सब साइंस का ही पार्ट है। तुम्हारी एक्स भी एक टाइम पे तुम्हें इतना प्यार करती थी, आज वो एकदम चेंज हो गई है, वो भी साइंस का पार्ट है, साइकोलॉजी का पार्ट है। ओके, साइंस हर जगह प्रेजेंट है। तो नेक्स्ट है फूड। जो हम खाना खाते हैं उसमें भी, कि वो कैसे पैदा होता है, कौन से एरिया में पैदा होता है, कैसा क्लाइमेट, क्या, सब साइंटिफिक डिस्कवरीज, साइंटिफिक स्टडीज का पार्ट है। अलग अलग टाइप के क्यूजीन्स, फूड किस चीज का बना हुआ है, उसके अंदर क्या है, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एटसेट्रा। वाटर है, वाटर के यूजेस क्या क्या हैं, वाटर साइकिल हो गया, स्टेट्स ऑफ वाटर, आइस, लिक्विड वाटर, गैस, ठंडा होना, गर्म होना, ये सब चीजें भी साइंस के स्कोप के अंडर आती है। और उसके अलावा मटेरियल्स एंड थिंग्स में, जैसे कि हमारे चारों तरफ कितनी सारी चीजें हैं, टेबल जो है लकड़ी की बनी है, किताब है पेपर की बनी है, तुम्हारी फॉर एग्जांपल मेरा ये माइक है, ये प्लास्टिक का बना है। ओके। तो इस तरह जो मटेरियल्स होते हैं उनकी स्टडी, व्हाट आर दे मेड ऑफ। ओके। और उन मटेरियल्स को क्या सेपरेट करता है एक दूसरे से, क्या डिफरेंस है, ये सब भी साइंटिफिक स्टडी के पार्ट है। और फिर है यूनिवर्स, पूरा यूनिवर्स, के अर्थ, सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट्स, आपकी कुइपर बेल्ट, दूसरी गैलेक्सीज, एक्सपेंडिंग मतलब जितनी हम स्पेस के बारे में जानते जा रहे हैं, उतनी हमारी क्यूरियोसिटी और बढ़ती जा रही है। डार्क मैटर क्या है, डार्क एनर्जी क्या है, ये सब साइंस के स्कोप के अंडर आते हैं। अब है कि साइंटिफिक मेथड क्या होता है। ओके। तो साइंटिफिक मेथड मैं आपको समझाता हूँ बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से। और तुम सबसे पहले किसी चीज को ऑब्जर्व करते हो। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे बात नहीं कर रही है, माई गर्लफ्रेंड इज नॉट टॉकिंग टू मी, तुमने ऑब्जर्व किया। ओके। फिर तुमने अपने आप से एक क्वेश्चन पूछा कि वो मेरे से क्यों बात नहीं कर रही है। ये है साइंटिफिक मेथड का सेकंड पार्ट। फिर तुमने एक हाइपोथेसिस, यानी कि एक गैस लगाया कि शायद वो मेरे से गुस्सा है। ये तुम्हारा हाइपोथेसिस है, बट ये सिर्फ एक गैस है। अब ये सच प्रूव होगा जब तुम इसको एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू टेस्ट करोगे। तो टेस्ट है, तुम एक्सपेरिमेंट करते हो कि तुम उसको कहते हो कि मैं, चलो हम गोवा घूमने चलते हैं, शी लाइक्स गोवा, तो हम गोवा घूमने चलते हैं, मैं 2 टिकट करवा लिया।
ओके, ये तुम्हारा एक्सपेरिमेंट है कि तुमने इसे ये बोला। अब तुम क्या करोगे, एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट जो है वो एनालाइज करोगे कि इंस्टेड ऑफ एग्रीइंग के हाँ हाँ चलो गोवा चलते हैं, वो तुम पे और गुस्सा होती है, तुम तो मुझे समझते ही नहीं हो, ये है वो है, तुम्हारे पास तो हर चीज का यही सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे ये रिजल्ट है कि तुमने एक एक्सपेरिमेंट किया कि चलो गोवा चलते हैं, और उसका जो रिजल्ट आया कि वो खुश होने की बजाय और ज्यादा गुस्सा होगी। तो तुमने कंक्लूड किया कि तुम्हारा जो गेस था, मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे गुस्सा है, यस, वो तुमसे गुस्सा है, ये तुमने एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर लिया। सो अब तुम क्या करोगे, बीइंग ए रियल मैन, तुम उसे कहोगे तुम एक काम करो, आप एक हफ्ते थोड़ा सा टाइम लो, शांत हो, अपना माइंड सही करो, यू आर वेरी एंग्री, मैं अपनी फ्रेंड शालू के साथ गोवा चला जाऊंगा, तुम टेंशन मत लो, आई डू एनीथिंग फॉर यू बेट। ओके, दैट्स हाउ अ साइंटिफिक, आई एम जस्ट किडिंग, बट यहां तक दिस इज हाउ अ साइंटिफिक मेथड प्रोसीड्स। हम अगर दूसरे एग्जांपल से देखें, सो हाउ डू वी फाइंड आंसर्स साइंटिफिक मेथड में? तो साइंस जो है वो सिर्फ फैक्ट्स का रट्टा मारने को साइंस नहीं कहते हैं, ये एक मेथड होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, स्टेप बाय स्टेप। तो इसमें सबसे पहले आप ऑब्जर्वेशन लगाओगे कि मेरा पेन जो है वो लिख नहीं रहा है, फिर आप अपने आप से क्वेश्चन पूछोगे कि ये क्यों रुक गया है, फिर आप एक गैस लगाओगे, हाइपोथेसिस दोगे कि शायद इसकी इंक खत्म हो गई है, फिर आप टेस्ट करोगे कि आपने अपना पेन खोला, उसमें चेक किया कि हाँ रिफिल में सच में इंक नहीं है, फिर जो रिजल्ट है कि हाँ रिफिल एम्प्टी है, आपको आंसर मिल गया। अब आप नया गैस लगाओगे कि शायद इंक सूख गई है। ओके, अगर आपका ये वाला गैस गलत है, यानी कि रिफिल में इंक तो है बट फिर भी पेन नहीं चल रहा है, एंड देन यू विल चेंज द रिफिल। ओके, अब कोई भी अगर इस तरह की थिंकिंग को फॉलो करता है ना, तो वो साइंटिस्ट की तरह सोच रहा है, और सिर्फ साइंटिस्ट लैब में ही नहीं, बल्कि एक आपकी मम्मी अगर ये बोलती है कि हाँ दूध फट गया है, ओके, तो वो क्यों फटा है कि शायद मैंने इसको फ्रिज में नहीं रखा, दैट साइंटिफिक थिंकिंग। एक मैकेनिक जो है वो एक फ्लैट टायर को रिपेयर कर रहा है, पहले वो पानी में डाल के चेक करेगा कहाँ से हवा निकल रही है, फिर उस पे पैचिंग करेगा, दैट्स ऑल्सो ए साइंटिफिक मेथड। एक इलेक्ट्रिशियन चेक कर रहा है कि बल्ब क्यों नहीं जल रहा है, क्या बल्ब फ्यूज है, क्या तार कट गई है, क्या आपका एमसी गिरा हुआ है, क्या आपकी घर की लाइट खराब है, आपका इन्वर्टर जल गया, दैट्स ऑल्सो साइंटिफिक थिंकिंग। ओके, तो हमारी डेली लाइफ में साइंस या साइंटिफिक थिंकिंग हम कैसे यूज कर सकते हैं? तो साइंस इन डेली लाइफ, तो साइंस सिर्फ बुक्स में नहीं होती, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी होती है, और हम इसको अननोइंगली यूज करते हैं छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। जैसा कि अभी बताया कि दूध क्यों फट गया है, कपड़े गर्मियों में सर्दी से जल्दी क्यों सूखते हैं, बारिश के बाद रेनबो क्यों अपीयर होता है। ओके, और साइंस जो है वो एक टीम एफर्ट होता है, जो एक्चुअल साइंस होती है, कभी भी एक साइंटिस्ट से नहीं, बल्कि आजकल तो वर्ल्ड वाइड अलग अलग साइंटिस्ट जो हैं वो टीम्स में, ग्रुप्स में काम कर रहे हैं, अपनी रिसर्च को, पेपर्स को शेयर करते हैं पोर्टल्स पे, कोलैब करते हैं, जैसे इंस्टा इन्फ्लुएंसर कोलैब करते हैं ना, इस तरह साइंटिस्ट भी कोलैब करते हैं। तो सिमिलरली स्टूडेंट्स भी जो हैं वो साइंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं विद देयर फ्रेंड्स। ओके, अब नेक्स्ट जो है इस चैप्टर से जो आपका यूपीएससी में बनता है, ओके, दैट साइंटिफिक टेम्परामेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पता है या नहीं पता है, आर्टिकल 51 ए एच जो है फंडामेंटल ड्यूटीज का, वो कहता है कि हर सिटीजन की ड्यूटी है टू डेवलप अ साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, जो कि हमने अभी देखा, सेम वही है, साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। तो साइंटिफिक टेम्पर का मीनिंग क्या होता है? तो ये एक एटीट्यूड या वे ऑफ थिंकिंग है जिसमें आप क्वेश्चन पूछते हो व्हाई एंड हाउ, आप ऑब्जर्व करते हो केयरफुली, किसी भी चीज को बिलीव करने से पहले आइडियाज को टेस्ट करते हो एविडेंस से, ना कि ब्लाइंड फेथ से, अभी एग्जांपल से देखेंगे। और आप कोई भी नया चेंज तभी एक्सेप्ट करते हो जब नए फैक्ट्स जो हैं वो प्रूव हो जाते हैं। चलो देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन ने साइंटिफिक टेम्पर को एज अ फंडामेंटल ड्यूटी क्यों ऐड किया हुआ है? ताकि सिटीजन्स में रेशनल और लॉजिकल थिंकिंग जो है वो एनकरेज की जा सके, ब्लाइंड बिलीफ की जगह। एक डेमोक्रेसी जो होती है ना, वो सबसे बेस्ट तब रन करती है जब लोग जो हैं वो एक्ट करने से पहले क्रिटिकली सोचें। तो साइंटिफिक टेम्पर का मतलब होता है सिटीजन्स जो हैं वो चीजों को ऐसे ही नहीं एक्सेप्ट कर ले, बल्कि पहले पूछें क्या ये सच है, इसका प्रूफ क्या है। एग्जाम्पल देता हूँ, हरियाणा में इलेक्शन हुए थे, तो वहां पे एक पॉलिटिकल पार्टी ने प्रॉमिस किया था कि अगर हम जीते तो हर फैमिली को 100 गज का एक प्लॉट फ्री देंगे। अब अगर कोई इंसान है उसमें साइंटिफिक टेम्पर नहीं है, ओके, तो वो इसको मान लेगा कि अरे अरे मेरी पार्टी है, मेरे नेताजी हैं तो सच बोल रहे हैं, और फिर वो उन्हीं को वोट दे देगा। बट जो सोचने समझने वाला इंसान है, जो साइंटिफिक टेम्पर वाला इंसान है,
वो पॉज़ करेगा और खुद से पूछेगा, सबसे पहले फिजिबिलिटी चेक कि टोटल कितनी लैंड रिक्वायर होगी पूरी पॉपुलेशन को देने के लिए। ये लैंड आएगी कहाँ से? ओके, क्या ये गवर्नमेंट लैंड से ली जाएगी, फॉरेस्ट्स को काटा जाएगा या प्राइवेट ओनर से छीनी जाएगी? इसकी फाइनेंशियल कॉस्ट कहाँ से आएगी? कौन पे करेगा इतनी जमीन के एक्विजिशन और डेवलपमेंट का? क्या ये बजट में मेंशन है? क्या ये मैनिफेस्टो में इसकी डिटेल्स हैं? वो पास्ट रिकॉर्ड देखेगा कि इस पार्टी ने क्या पहले अपने प्रोमिसेस पूरे किए हैं। तो ये होता है साइंटिफिक वे ऑफ थिंकिंग, साइंटिफिक टेम्पर। दैट्स व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन में इसे इंक्लूड किया गया है, ताकि आप सोच समझ के डिसीजन लें और डेमोक्रेसी स्मूथली रन कर सके। दूसरा रीजन है कि ताकि सोसाइटी जो है वो प्रोग्रेसिव बन सके, और उसमें जो प्रोसेसेस हैं वो साइंस और इंक्वायरी से चले, ना कि ब्लाइंड फेथ से। अब नेशंस हैं, जो भी देश हैं, वो प्रोग्रेस करते हैं जब वो इनोवेट करें, रिसर्च करें और टेक्नोलॉजी डेवलप करें। और कॉन्स्टिट्यूशन यही चाहता है कि इंडियंस जो हैं वो साइंटिफिक इंक्वायरी वाला माइंडसेट डेवलप करें, ताकि देश मेडिसिन, एग्रीकल्चर, स्पेस जैसे फील्ड्स में आगे बढ़ सके। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन रेवोल्यूशन, जो कि फार्मिंग में, एग्रीकल्चर में साइंस को यूज किया गया था, इंडिया को फूड सिक्योर बनने में हेल्प किया। विदाउट साइंटिफिक थिंकिंग एक सोसाइटी जो है वो अपनी पुरानी ट्रेडिशंस में ही फंसी रह जाएगी, अंधविश्वासों में फंसी रह जाएगी और नए चैलेंजेस पे अडेप्ट नहीं कर पाएगी। तीसरा रीजन था ताकि सुपरस्टिशन, डिस्क्रिमिनेशन और अनसाइंटिफिक प्रैक्टिसेस से लड़ा जा सके। अब कुछ कम्युनिटीज हैं देश में जो कि पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स जैसे कि कॉन्ट्रासेप्शन एटसेट्रा को अपोज करते हैं, ये कहते हुए कि बच्चे तो गॉड्स विल हैं, ओके, और अगर हमारे बच्चे कम होंगे तो हमारी कम्युनिटी की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। अब एक पर्सन जिसके पास साइंटिफिक टेम्पर नहीं है, वो इस व्यू को सिंपली एक्सेप्ट करता है क्योंकि ये उसके रिलीजन और कम्युनिटी लीडर्स से आती है। बट एक साइंटिफिक टेम्पर वाला इंसान इन चीजों को भी सोचेगा, कि हेल्थ पर्सपेक्टिव देखेगा कि क्या कॉन्ट्रासेप्शन से विमेन की हेल्प होती है, कि वो बार बार जो प्रेग्नेंट होती है और उससे जो हेल्थ रिस्क आते हैं, क्या उनसे उन्हें बचाया जा सकता है। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव देखेगा कि जो छोटी फैमिलीज होती हैं, उनमें एजुकेशन, न्यूट्रिशन और अपॉर्चुनिटीज बच्चों को बेटर प्रोवाइड की जा सकती हैं। साइंटिफिक एविडेंस देखेगा कि डब्ल्यूएचओ और मेडिकल रिसर्च क्या कहती है फैमिली प्लानिंग बेनिफिट्स के बारे में। चॉइस की बात करेगा कि क्या इंडिविजुअल्स के पास अपनी फ्रीडम टू डिसाइड नहीं होनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ के जो रिलीजियस डॉगमा है उनको ब्लाइंडली फॉलो करते रहें। ओके, सो इस तरह के साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने से जो सोसाइटी है वो ब्लाइंड ओबीडियंस से बचती है। ओके, चाहे वो रिलीजियस हो या पॉलिटिकल, और सुपरस्टिशन से और प्रेजुडिस से लड़ने के लिए सोसाइटी जो है वो रेडी होती है, और एक फेयर, हेल्थियर और इक्वल सोसाइटी तैयार होती है। इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल द अंडरडॉग्स आचार्य पे जा सकते हैं। उसका ये क्यूआर कोड है, स्कैन करें, और या फिर ये नाम लिख के सर्च करें, या लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको क्लिक करें, वट एवर वे यू वॉन्ट। एंड यू वॉचिंग द अंडरडॉग्स आचार्य, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी भेजें, क्योंकि अभी आपका लाइक ही मेरी कमाई है। इस चैनल पे सारी एनसीईआरटीज आपको तसल्ली बख्श तरीके से करवाई जाएंगी, वो भी प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज के साथ।